जय हिंद, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ओम श्री पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। शुरुआत करते हैं आज के इस प्रेरणात्मक विचारों से। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या चींटियां भी नहीं आती। आज से हम अपने घर में मिठास फैलाएं। शुरुआत करते हैं आज के हेडलाइन से। वर्ष 2024 के लिए 5 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया। अर्नब बनर्जी ATMA के नए अध्यक्ष बने। भारत का रक्षा बजट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार हुआ। असम के 4 जिलों में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय की गई। भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की गई। शेफाली शरण ने PIB की डायरेक्टर जनरल का पदभार संभाला। पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री हैं लुइस मोंटेनेग्रो। सेनेगल के नए राष्ट्रपति हैं बसिरो दियोमोए फे। अब्दुल फतेह अल सीसी को तीसरी बार इजिप्ट के राष्ट्रपति के लिए चुना गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया है। त्रिपुरा के 2 उत्पाद माताबरी पेरा प्रसाद और रेगनई पचरा कपड़े को GI टैग दिया गया। अडानी टोटल गैस की बरसाना प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे बेस्ट हॉकी प्लेयर बनी हैं। 87 वर्षीय सुपरस्टार लुइस गॉसेट का निधन हुआ है। तो आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे तमाम परीक्षार्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से। हाल ही में 30 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 शख्सियतों को मरणोपरांत एवं 31 मार्च को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया है। तो वर्ष 2024 के लिए कुल 5 भारत रत्न सम्मान दिए गए हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी शामिल हैं। नरसिम्हा राव के बेटे PV प्रभाकर राव और चौधरी चरण सिंह के पोते जैन चौधरी, कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर और MS स्वामीनाथन की बेटी नित्या राव ने राष्ट्रपति से सम्मान लिया। 2024 के 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो गई है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो राष्ट्रीय सेवा जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए दिया जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। पहले ये सम्मान केवल जीवित रहते ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने लगे। देश के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। पुरस्कार पाने वाले को एक मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। अगली खबर है भारत के रक्षा क्षेत्र से। भारत का रक्षा बजट 21,083 करोड़ रुपए हो चुका है। भारत का रक्षा बजट पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। वर्ष 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस वर्ष 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। देश की 100 से ज़्यादा कंपनियां दूसरे देशों के डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं। इनमें फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर्स जैसे कई हथियार भी शामिल हैं। भारत 85 से ज़्यादा देशों के साथ रक्षा सौदे करता है। रक्षा बजट की जानकारी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताई। अगली खबर है असम के 4 जिलों में अफस्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने असम के 4 जिलों तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिवसागर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा। अफस्पा क्या है? अफस्पा यानी वर्ल्ड आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट
जो कि 11 सितंबर 1958 को संसद की मंजूरी के बाद यह नियम लागू किया गया था। सबसे पहले यह पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही बनाया गया था, जिसमें लेकिन अब इसे विस्तारित करके जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए भी लागू किया गया है। तो अफस्पा के बारे में जान लेते हैं। और अफस्पा को केवल आसान क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इन जगहों पर सुरक्षा बल बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। कई मामलों में बल का भी प्रयोग हो सकता है। पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों की सहूलियत के लिए 11 सितंबर 1958 को यह कानून पास किया गया। वर्ष 1989 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने पर यहाँ भी 1990 में अफस्पा लागू कर दिया गया। आसान क्षेत्र कौन कौन से होंगे, यह भी केंद्र सरकार ही तय करती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में 29 मार्च को भारतीय सेना ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया है। यह राइजिंग सन मिसाइल 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज अपडेट करके बढ़ा दी गई है। पहले इसकी क्षमता लगभग 350 किलोमीटर हुआ करती थी, जबकि अब वर्तमान में इसकी क्षमता 450 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी तक की गई है। इससे पहले वायुसेना ने 4 जनवरी 2024 को ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया था। इसे सबमरीन, वॉरशिप, एयरक्राफ्ट या ज़मीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की रफ्तार करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रूस की एनपीओ, मशीनो स्ट्रीनियो और भारत के डीआरडीओ ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को डिज़ाइन किया है। तो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में रक्षा संबंधित मुद्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली खबर है, एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया है। बीते महीने में पेटीएम के प्रतिबंध किए जाने के पश्चात भारत में फास्टैग संबंधित नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI का एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया है। यह कई व्हीकल्स के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या फिर एक ही व्हीकल के लिए कई फास्टैग के इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, नए नियम के मुताबिक अब एक ही व्हीकल पर एक से ज़्यादा फास्टैग नहीं लगाए जा सकेंगे। फास्टैग भारत में टोल कलेक्शन की इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण ऑपरेट करता है। देश में लगभग 98% व्हीकल्स पर फास्टैग लगा हुआ है, जिसके 8 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। टोल पेमेंट के लिए फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। देश में फास्टैग स्कीम की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा जारी भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, देश के लगभग 83% युवा बेरोजगार हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसका मतलब यह हुआ कि देश में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा बेरोजगार हैं। और यह रिपोर्ट जारी की गई है इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के लिए, जिसे जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास सूचकांक। तो क्या स्थिति है, बेरोजगारी में शिक्षित युवा सबसे ज़्यादा है। रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगार लोगों में शिक्षित युवाओं की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो वर्ष 2000 में 54.2% से बढ़कर 2022 में 65.7% हो गई है। शिक्षित माध्यमिक स्तर या उच्चतर बेरोजगार युवाओं में पुरुषों में 62.2% की तुलना में महिलाओं की तुलना हिस्सेदारी 76.7% है। मतलब पुरुषों के मुकाबले महिला बेरोजगारों की संख्या कहीं ज़्यादा है। भारत के लिए काफ़ी मुश्किल दौर है। भारत की करीब 27% आबादी युवा है और इसमें भी एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। तो यह भारत देश के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। विश्व आर्थिक पटल पर भारत की बेरोजगारी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नए नियम बनाता है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। मानव विकास संस्थान यानी कि IHD इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यह एक गैर लाभकारी स्वायत्त संस्था है।
जिसका उद्देश्य एक ऐसे समाज में निर्माण में योगदान देना है जो समावेशी को बढ़ाता है और महत्व देता है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई। नोट में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन हैं। अगली खबर है चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय की गई है। लोकसभा चुनाव में अधिकतम खर्च सीमा बड़े राज्यों में 95 लाख रुपए और जो केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्य हैं वहाँ 75 लाख रुपए की गई है। तो अब इस सीमा के दायरे में रहकर ही उम्मीदवार चुनावी खर्च कर सकेंगे। आज़ाद देश में पहली बार चुनाव 1951-52 में तब यह सीमा 25,000 रुपये थी और इसके बाद यह सीमा लगातार बढ़ती रही। आखिरी बार वर्ष 2019 में यह सीमा बढ़ाई गई थी। अधिकतम खर्च सीमा तब 70 लाख रुपए की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 95 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए कर दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी खर्च सीमा यही रहेगी। तो इसके संबंध में और जान लेते हैं, क्या राजनीतिक पार्टियों की भी खर्च लिमिट होती है? तो चुनाव उम्मीदवारों की खर्च लिमिट चुनाव आयोग द्वारा तय की गई है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की कोई खर्च लिमिट नहीं होती है। यानी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च लिमिट लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पार्टियां कितना खर्च कर सकती हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। लोकसभा चुनाव के बारे में जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव अभी हाल ही में जो होने हैं वो 18वीं लोकसभा के चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून 2024 को होगी और भारतीय चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। तो भारतीय चुनाव आयोग जो भारत में लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित पूरे नियमावली तैयार करता है। तो भारत में लोकतंत्रात्मक चुनाव की सबसे बड़ी बॉडी है। हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे बेस्ट हॉकी प्लेयर बने हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे। पंजाब के हार्दिक सिंह इंडियन हॉकी टीम के उप कप्तान हैं। हार्दिक के नेतृत्व में टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2023 में हार्दिक को FIH यानी फेडरेशन इंडियन हॉकी के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी मिल चुका है। सलीमा टेटे ने 2023 में हांगजो एशियाई खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्हें वर्ष 2023 में एशियन हॉकी फेडरेशन का बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी मिल चुका है। इस साल बेस्ट डिफेंडर के लिए हरमनप्रीत सिंह को हॉकी इंडिया का पुरस्कार दिया गया है। श्रीजेश FIH एथलीट पैनल के प्रेसिडेंट बने हैं। श्रीजेश तस्वीर में है। श्रीजेश ने वर्ष 2006 में श्रीलंका में हुए साउथ एशियन गेम्स में हॉकी में डेब्यू किया था। तो 27 मार्च को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी कि FIH ने 3 बार ओलंपियन और इंडियन हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश को FIH एथलीट कमेटी के प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। श्रीजेश को पहली बार वर्ष 2017 में FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया था। तो नाम याद रखेंगे, श्रीजेश जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इन्होंने 3 बार ओलंपिक गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट किया गया है और वर्ष 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वर्ष 2016 में ये हॉकी इंडियन टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। अगली खबर है शेफाली शरण PIB की डायरेक्टर जनरल बनी है। हाल ही में इनका नाम नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया था। शेफाली शरण इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस यानी कि IIS के 1990 की बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने कई प्रशासनिक पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन के रूप में भी रह चुकी है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सूचना नीति के पद का भी कार्य कर चुकी हैं। शेफाली ने LSTV यानी लोकसभा टीवी और लोकसभा सचिवालय में डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में भी डायरेक्टर के पद पर काम कर चुकी हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं शेफाली शरण दाएं से पहली और इस पद पर नियुक्त होने वाली 5वीं महिला अधिकारी हैं। अर्नव बनर्जी ATMA के नए अध्यक्ष बने हैं। ATMA देश में टायर मैन्युफैक्चरर्स का ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1975 में गठित किया गया था। इसमें अपोलो टायर्स, JK टायर्स, सीएट, MRF जैसी कंपनियां शामिल हैं। अर्नव बनर्जी सीएट के साथ 2005 में वाइस चेयरमैन सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पर जुड़े हुए थे। तस्वीर में आप देख सकते हैं। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं। इनसे पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा थे। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं लुइस मोंटेनेग्रो 51 वर्ष के हैं। पुर्तगाल दक्षिण पश्चिमी यूरोपीय देश है। इसे अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित यह देश है और राष्ट्रपति यहाँ के हैं मार्सेलो रेबेलो डी मोसा। राजधानी लिस्बन, मुद्रा यूरो, भाषा पुर्तगाली और इसका पड़ोसी देश है स्पेन। सेनेगल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं बसिरो दियोमाए फेय। यह 44 वर्ष के हैं और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा किया गया था। चुनाव में बसिरो दियोमाए फेय को 54% से ज़्यादा वोट मिले हैं, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन यानी जो पहले से पार्टी में थे उम्मीदवार अमौदा करीब 35% ही उनको वोट मिले हैं। चुनाव लड़ रहे बसिरो दियोमाए फेय की तस्वीर, इन्हें 54% से अधिक मतों के साथ राष्ट्रपति चुना गया है। सेनेगल के बारे में आप मानचित्र में देख सकते हैं। सेनेगल आधिकारिक तौर पर अफ्रीका का पश्चिमी तटवर्ती देश है जो कि अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित है और यहाँ के राष्ट्रपति जिन्हें हाल ही में चुना गया है बसिरो दियोमाए फेय। प्रधानमंत्री सिद्दीकी काबा है। राजधानी ढाकार है। मुद्रा पश्चिमी CFA फ्रैंक है। वास्तव में सेनेगल देश का नाम सेनेगल वहाँ बहने वाली नदी के नाम पर पड़ा है। अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट यानी मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2 अप्रैल को काहिरा में अब्दुल फतेह अल सीसी ने लगातार तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब्दुल फतेह पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज हैं और अब उन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है। उन्होंने 2013 में देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से बेदखल कर कब्जा किया था। राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल फतेह अल सीसी को 89.6% वोट मिले हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मानचित्र में देखते हैं मिस्र की स्थिति। तो मिस्र जो कि अफ्रीकी देश है और लाल सागर से जुड़ा हुआ देश है। नील नदी यहाँ की मुख्य नदी है, आप मानचित्र में देख सकते हैं। और यहाँ की इजिप्ट की राजधानी है कायरो और नए राष्ट्रपति चुने गए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। बढ़ते हैं आगे। 87 वर्षीय सुपरस्टार लुइस गॉसेट का निधन हुआ है। 28 मार्च को कैलिफोर्निया के शहर सेंट मोनिको में हॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर का निधन हो गया है। गॉसेट के निधन का खुलासा नहीं हुआ है, हालांकि 2010 में वे कैंसर से पीड़ित थे। तो ये इनका जन्म 1936 न्यूयॉर्क में हुआ था। तो प्रश्न बन सकता है कि ये किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो सिनेमा जगत से। इनके बारे में महत्वपूर्ण क्या है, वे एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन में सार्जेंट का रोल निभाने के लिए मशहूर थे। एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन फिल्म के लिए उन्हें ऑस्कर भी दिया गया था। लुइस गॉसेट जूनियर ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत एक्टर हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने एनिमी माइन, आयरन ईगल समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। गॉसेट को 1977 में रूट्स फिल्म के लिए एमी अवार्ड भी दिया गया था। तो आगे डिटेल जो भी हैं पढ़ सकते हैं। अगली खबर है अडानी टोटल गैस की बरसाना प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। बरसाना प्लांट इस प्लांट में रोज़ाना 10 टन बायोगैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाने के बाद
यहाँ 600 टन ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोसेस किया जाएगा। और अब तक का यह दावा किया गया है इस कंपनी द्वारा कि यह भारत का सबसे बड़ा वेस्ट प्रोडक्शन बायोगैस संयंत्र होगा यह। तो कंपनी का दावा है कि भारत की यह सबसे बड़ी एग्री वेस्ट आधारित बायो सीएनजी प्लांट होगी। यह अडानी टोटल एनर्जीज बायोमास लिमिटेड यानी ATBL की पहली प्रोडक्शन फैसिलिटी है जो एडवांस एनारोबिक डाइजेशन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गेनिक मटेरियल को रिन्यूएबल बायोगैस में बदलती है। इससे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन और फॉसिल फ्यूल्स निर्भरता में काफ़ी कमी आती है। अगली खबर है, त्रिपुरा के 2 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। 31 मार्च को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर त्रिपुरा के 2 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिलने की जानकारी दी। ये उत्पाद हैं माताबारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा कपड़ा। तस्वीर में आप देख सकते हैं माताबारी पेरा प्रसाद और रिगनई पचरा कपड़ा। नाम याद रखेंगे, ये त्रिपुरा के 2 GI टैग प्रोडक्ट हैं। तो माताबरी पेरा प्रसाद जो है त्रिपुरा के प्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिर में परोसा जाने वाला मीठा प्रसाद है। दूध और चीनी से यह बनाया यह व्यंजन अपने अलग टेस्ट और गहरी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए मशहूर है। स्थानीय लोगों ने इस पेड़े की बढ़ती मांग की वजह से दुनिया भर में इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। रिगनई पचरा एक पारंपरिक हाथ से बुना हुआ कपड़ा है। इसे स्वदेशी इक्विपमेंट और तकनीकी मदद से बहुत बारीक से बनाया जाता है और यह कपड़ा त्रिपुरा की सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा हुआ है। तो याद रखेंगे, प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि GI टैग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और यदि ये मेरा प्रयास आपकी करंट अफेयर की तैयारी में हेल्पफुल साबित हो रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।